तो वो सारे किसानों को लूट के खा जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपने मेरे को बोलने का बरबड़ ताराचंद जी, नकली शर्तों कैसे होती है बताना। जिम्मेदारी विपक्ष की है, क्योंकि इनका तो कभी भी कोरम पूरा रहता ही नहीं है। अगर हम बाहर चले जाएं तो कोरम 2-4 आदमी तो हमने बैठा रखे हैं उनके, और मंत्री और अधिकारी दीर्घा देखो, आप अधिकारी दीर्घा देखो, मेरे अधिकारी दीर्घा देखो। मेरे को मैंने ऐसा सुना था कि अधिकारी आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन विधानसभा में तो कंट्रोल में रखो। सेक्रेटरीज कहाँ है आपके डिपार्टमेंट के? दोनों डिपार्टमेंट के कोई नहीं बैठा है। ध्यान रखो, पीछे बैठे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाओ, इतनी लिबर्टी मत दो। सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 50-55 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वर्तमान में भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं और इन समितियों में कुल कितने व्यवस्थापक हैं? साथ ही राज्य की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक पदों पर कुल कितने व्यवस्थापक SC, ST, OBC, EWS और महिला वर्ग से हैं? मैं आपसे इस जानकारी की मांग करती हूं। भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समिति में कुल कितनी समितियों में व्यवस्थापक स्नातक शैक्षणिक योग्यता रखते हैं? बताने का कष्ट करें। सभापति महोदय, ग्राम स्तर पर सहकारिता की इकाई ग्राम सेवा सहकारी समिति होती है। राज्य सरकार का प्रत्येक पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, ANM, प्राइमरी टीचर सभी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके कार्य में नियोजित किए जाते हैं, जबकि इन ग्राम समितियों में नियुक्ति व्यवस्थापक किसी वर्तमान व्यवस्थापक या अध्यक्ष का बेटा या भतीजा या रिश्तेदारी क्यों होते हैं, जिनकी शैक्षणिक योग्यता के संबंध में भी प्रश्न उठते रहते हैं। इनके पास ऐसी क्या शैक्षणिक योग्यता है जो समितियों में ये करोड़ों का व्यापार करते हैं? इन्हें लाखों रुपए के चेक काटने के अधिकार मिल जाते हैं, जबकि आज के समय जब हर तरफ पढ़े लिखे बेरोजगारों की एक फौज है, उस स्थिति में ग्राम सेवा समितियों के व्यवस्थापकों की शैक्षणिक योग्यता 10वीं या 12वीं ही क्यों है? बिना किसी प्रतियोगिता परीक्षा के ही ये नौकरियां मिलती है। और इस व्यवस्थापक के पास मिनी बैंकों का चार्ज, FD बनाने का चार्ज, ये व्यवस्थापक बिना किसी वाणिज्य संकाय या वित्तीय कोर्स की डिग्री के सभी प्रकार का वित्तीय लेन देन करते हैं, ना इनकी कोई वित्तीय संस्थाओं की ट्रेनिंग हुई है। ऐसी स्थिति में फिर वहाँ घोटाला गबन नहीं होगा तो क्या होगा? आप ही बताइए मंत्री जी। ऐसी स्थिति में घोटाले नहीं होंगे तो क्या होंगे? सरकार के समृद्धि के लिए मंत्री जी इस स्थिति को सुधार दीजिए, आधा काम तो यूं ही हो जाएगा। सभापति महोदय, क्या सरकार इन समितियों में खुली प्रतियोगी परीक्षा करवाकर नियम के अनुसार आरक्षण देते हुए इन पदों पर परीक्षा के लिए भर्ती कराने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब, नहीं तो क्यों? जोधपुर ग्रामीण जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लंबित पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने की सशक्त आवश्यकता है और भोपालगढ़ में किसानों को फसल बीमा मुआवजा एवं ऋण नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2023 बावड़ी तहसील के 27 पटवार मंडल में से 15 पटवार मंडल के बीमा कंपनी द्वारा बेवजह आपत्ति लगा दी गई। इसी प्रकार भोपालगढ़ तहसील में 15-16 पटवार मंडल में बीमा कंपनी द्वारा आपत्ति लगा दी गई। महोदय, अभी स्टेट की कमेटी SJRC की बैठक 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया है, अभी तक आपत्तियों का निस्तारण नहीं हुआ। महोदय, मेरी मांग है कि भोपालगढ़ के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ वर्ष 2023 शेष रहे किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि दिलाए जाने की मैं मांग करती हूँ। विगत 1 वर्ष में इफ्को कृषकों द्वारा भोपालगढ़ में समितियों के माध्यम से कितनी यूरिया DAP खाद वितरित की गई, आंकड़े मैं जानना चाहती हूँ। इसी के साथ ही पत्र पत्रिकाओं में छपी खबरों से पता चलता है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में किसानों के द्वारा DAP मांगने पर उन्हें नैनो यूरिया DAP टैग करके दिए जाते हैं। किसानों को कहा जाता है कि आप इतनी मात्रा की DAP लोगे तो इतनी बोतलें नैनो यूरिया के भी लेने होंगे। इससे किसानों और समिति कर्मचारियों में अक्सर झगड़े होते हैं। ये सही है कि नैनो यूरिया उत्पादन अधिक उत्पन्न होगी, इससे अधिक उत्पन्न होगी। मेरा जब इफ्को कृषकों जैसी समितियों का गठन हुआ था तो ये
इन्हीं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कंधे फरी बैठकर आज इतनी बड़ी बनी हुई है। इन्होंने इन्हीं ग्राम सेवा सहकारी समितियों का भरपूर आर्थिक फायदा भी उठाया, लेकिन आज ये IFFCO और इफ़को कृषकों समितियां प्राइवेट केंद्र खोल रही है और ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवसाय को ठेस पहुंचा रही है। इफ़को और कृषकों द्वारा प्राइवेट आउटलेट को DAP के साथ नैनो यूरिया अन्य प्रोडक्ट देने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है। साथ ही इन प्राइवेट आउटलेट के द्वारा यूरिया DAP की कालाबाजारी भी बड़े पैमाने पर करने की रिपोर्टिंग सामने आई है। इससे न केवल किसानों को खुला लूटा जाने के लिए इनके हाल पर छोड़ा जा रहा है, बल्कि इन ग्राम समितियों के व्यापार को भी बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है और किसानों को भी निजी फर्मों के भरोसे छोड़ा जा रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूँगी कि ऐसे में जब ग्राम सेवा सहकारी समिति की आय ही घट जाएगी तो किसानों को सहकार से समृद्धि का लाभ कैसे मिलेगा? कृपया समझाने का कष्ट करें। निजी दुकानों की इस लूट को रोकने के लिए विभाग द्वारा क्या उपाय का नियम बनाए गए हैं, अवगत कराएं। भोपालगढ़ में कार्यरत क्रय विक्रय सहकारी समितियों का विगत कितने वर्षों का कमीशन राजफेड में बाकी है? अगर बाकी है तो किसानों की संस्था को आज तक क्यों नहीं दिया गया? कारण स्पष्ट करते हुए मैं इसकी आपसे जानकारी की मांग करती हूँ। क्रय विक्रय सहकारी समितियों की माली हालत खराब हो गई है। क्या आपको पता है इन क्रय विक्रय सहकारी समितियों का कई वर्षों से राजफेड में पिछले वर्षों में की गई न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद का कमीशन आज भी बाकी है। राजफेड द्वारा अभी तक वो कमीशन क्रय विक्रय सहकारी समितियों को नहीं दिया गया, जबकि राजफेड द्वारा समितियों के इन कमीशन को अपने बैंक खातों में रखकर मोटा कमीशन कमाया जा रहा है। इससे इन समितियों की माली हालत खराब हो रही है। मंत्री जी, आप द्वारा इन समितियों के इतने वर्षों के ब्याज सहित इनके वाजिब हक की कमीशन को दिलाने के लिए कार्रवाई करने की मैं आपसे मांग करती हूँ। सभापति महोदय, क्रय विक्रय सहकारी समितियों का राजफेड में पिछले वर्षों में समर्थन मूल्य पर खरीद हुई, इसके कमीशन की समितियों को भुगतान की क्या स्थिति है? क्या ये सही है कि राजफेड जो समय एक समिति है वह समितियों के विगत वर्षों में हैंडलिंग और परिवहन की दरों को अप्रूव करने के 5 वर्षों के बाद अब क्रय विक्रय सहकारी समितियों के भुगतान बिलों में कटौती कर रही है? इसका क्या कारण? क्या राजफेड के लेखों के लिए कोई अलग से लेखा वित्त वर्ष निर्धारित किए गए? इसकी स्थिति स्पष्ट करवाने का कष्ट करवाएं। सभापति महोदय, क्या इस प्रकार की अकाउंटिंग जायज़ है? अगर कहीं पर अनियमितता हुई है तो इस वित्तीय वर्ष में राजफेड को क्या यह कार्य नहीं करना चाहिए था? राजफेड के ऐसे अधिकारी जिनके द्वारा ये लापरवाही करके क्रय विक्रय सहकारी समितियों को जानबूझकर हानि पहुंचाने का कार्य किया गया, ऐसे लापरवाह और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई तो क्या की गई और नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई? क्या ये किसानों की संस्थाओं पर घाटा मढ़कर राजफेड द्वारा अपना मुनाफा बनाए रखना का प्रयास नहीं है? मंत्री महोदय, इसकी मैं स्थिति स्पष्ट करवाने की मांग करती हूँ। सभापति महोदय, क्या आप सदन के आश्वस्त कर रहे हैं कि आगामी खरीद के लिए केवल पारदर्शी तरीके से RTPP एक्ट की पालना करवाकर ही क्रय विक्रय सहकारी समितियों में खरीद के टेंडर करवाकर समर्थन मूल्य खरीद के कार्य को करवाया जाएगा? भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र के किसानों को प्रदेश के प्रत्येक किसान के लिए सीधा सवाल है, जब किसान की लागत 50 क्विंटल उत्पादन के बराबर है तो सरकार केवल 40 क्विंटल कृषि के इस समर्थन मूल्य को क्यों खरीद रही है? क्या MSP का उद्देश्य केवल नाम मात्र की सहायता देना है या किसानों को उनकी लागत और जोखिम का उचित मुआवजा दिलाना है? सरकार को इस सीमा को 50 क्विंटल तक बढ़ाना चाहिए जिससे किसानों की आय 25% तक सीधा इजाफा होगा, खेतों की स्थिति बढ़ेगी, कर्ज के चक्कर से किसान मुक्त होंगे। राष्ट्रीय कृषि नीति 2022 के किसान आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, कटौती प्रस्ताव का ये सार है कि यदि सरकार किसानों के हित में ठोस कदम नहीं उठाएगी तो हम इस बजट के आवंटन को स्वीकार नहीं कर सकते। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। क्या सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए नीतिगत साहस दिखाएगी? मैं सरकार से आग्रह करती हूँ
निवेदन करती हूं कि वह इस प्रस्ताव को तत्काल लागू करने की दिशा में ठोस पहल करे। भोपालगढ़ के किसानों का ये आवाज़ पूरे प्रदेश के किसानों की आशाओं का प्रतिनिधित्व करती है। किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इनकी आय बढ़ाने के लिए नीतिगत सांस की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि सरकार इस प्रस्ताव का सकारात्मक विचार रखेगी। सभापति महोदय, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों विभाग के बजट आवंटन में कटौती की मांग करते हुए इस राज्य की जनता के प्रश्नों के जवाब चाहती हूं और माननीय अध्यक्ष मंत्री जी से मैं खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामलों विभाग के बजट आवंटन में सांकेतिक कटौती की मांग करती हूँ। 2 मिनट। यह मोशन विभाग द्वारा जनहित के मुद्दों पर नाकामी नीतिगत लापरवाही को चिन्हित करने के लिए राजेंद्र गुजर खाद्य सुरक्षा में चूक। राज्य में 35 लाख मैट्रिक टन अनाज भंडारण क्षमता की कमी के बावजूद विभाग ने नए गोदामों के निर्माण के लिए बजट का केवल 18% ही उपयोग किया। NFHS के अनुसार राजस्थान के माननीय सभापति महोदय, बच्चे कुपोषित हैं, जो विभाग की पोषण योजनाओं को मुझे मांग संख्या 50